हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए हाइड्रोस्फीयर जलमंडल से एक टॉपिक जो है ओशंस रिलीफ के बारे में कि महासागर के नीचे की दुनिया कैसी है और वहाँ पर किस किस प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो महासागरों के नीचे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उन्हें किन नामों से पुकारते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक है आज का वो है महासागरीय नितल के उच्चावच। ठीक है, तो जो महासागरों के नीचे जो उच्चावच पाए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि महासागर कहते किसे हैं। ओशंस की डेफिनेशन क्या है, ओशंस क्या होते हैं। ओशंस आर confined to the great depressions of earth outer layer। जो बड़े बड़े डिप्रेशंस, जो गर्त पाए जाते हैं किसके अंदर, पृथ्वी की भूपर पट्टी के अंदर, जो पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर बड़े बड़े गर्त पाए जाते हैं और बाद में वो किसमें उनको क्या हम बोलते हैं, उनमें जल भर जाता है तो उनको क्या हम बोलते हैं, सागर बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हुई, ओशंस आर कन्फाइंड टू द ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ द अर्थ आउटर लेयर। जो पृथ्वी की ऊपरी भूपर पट्टी के ऊपर जो डिप्रेशंस, जो गर्त पाए जाते हैं उन्हें ओशंस बोलते हैं। तो क्या क्या पाया जाता है ओशंस के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसको हम बोलते हैं मगन तट। ठीक है, दूसरा है मगन ढाल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा है गहरे सागरीय मैदान, जैसे कि पृथ्वी के ऊपर मैदान पाए जाते हैं, सेम उसी प्रकार से ओशंस के अंदर भी मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डीप सी प्लेन्स। ठीक है, उसके अलावा जैसे पृथ्वी के ऊपर हमारे यहाँ पर खाइयाँ पाई जाती हैं, बड़े बड़े गर्त पाए जाते हैं, उसी प्रकार के गर्त और खाइयाँ जो हैं वो समुद्र के अंदर भी पाई जाती हैं। और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया था कि विश्व की सबसे बड़ा गहरा गर्त कौन सा है। ठीक है, उस सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उनको हम बोलते हैं ओशनिक डीप्स। ठीक है, महासागरीय गर्त। ठीक है, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, इनकी चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है, उस सब के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पोर्शन जो है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा सरफेस है, स्थल भाग है। स्थल भाग का वो भाग जो जल में डूबना शुरू हो जाता है, जो जहाँ पर जल पहुंच जाता है लेकिन स्थल दिखाई नहीं देता है, जहाँ पर हम चहलकदमी करते हैं, जहाँ पर हम चलते हैं, जहाँ पर नावें चलती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं तट। तट वो भूभाग है स्थल का जो जल में डूबा हुआ है और समुद्र के बिल्कुल साथ में है, उसे हम क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं। तो जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कौन सा भूभाग है, यह महाद्वीपों का किनारे वाला भाग होता है जो सदैव जल में डूबा रहता है। ठीक है, सबसे किनारे वाला भाग है लेकिन वो जल में हमेशा डूबा रहता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नदियों द्वारा, नदी नालों द्वारा लाए गए, क्या जब नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो क्या वहाँ पर निक्षेपित करती हैं, अवसाद निक्षेपित करती हैं। तो यहाँ पर अवसादों की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो यहाँ पर अवसादों की मात्रा अधिक होती है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, जो ये मगन तट है इसकी चौड़ाई होती है, औसत चौड़ाई जो है वो 80 किलोमीटर होती है, क्योंकि बड़े बड़े चौड़े चौड़े तट पाए जाते हैं। और गहराई जो है वो 150 से 200 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसका ढाल, हाँ जी, जब आप देखेंगे ये हमारा तट है और इसकी ढाल जो है बहुत ज़्यादा मंद होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आराम से चल फिर सकते हैं, नावें चलती हैं। ठीक है, तो इसका ढाल बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होता है, मंद ढाल होता है। तो इसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में पाया जाता है। और इन ढालों पर और क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मछलियाँ पकड़ी जाती हैं सबसे ज़्यादा समुद्र तटों के ऊपर ही पकड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। और विश्व का सबसे प्रसिद्ध, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र कौन सा है, जहाँ पर सबसे अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, तो वो है न्यू फाउंडलैंड का तट। ठीक है, तो न्यू फाउंडलैंड का तट है जो कहाँ पर है, जो कनाडा के पास है। ठीक है, कनाडा के पास न्यू फाउंडलैंड एक आइलैंड है, उसका तट बहुत चौड़ा और बड़ा है और वहाँ पर विश्व में सबसे अधिक मछलियाँ पाई जाती हैं और उसको बोलते हैं हम ग्रैंड बैंक। आपने याद रखना है, ग्रैंड बैंक वो क्षेत्र जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक मछलियाँ जो है वो पकड़ी जाती हैं। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। अब हमारे की जैसे कि 3 मुख्य हमारे ओशंस हैं, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। उन तीनों ओशंस में कौन सा ऐसा ओशन है जिसमें इन तटों की जो चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा अधिक है, तो उसके बारे में बता देते हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अटलांटिक ओशन में 13% भाग पर तट पाए जाते हैं, पैसिफिक ओशन में केवल 5.7% ये तट पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाई जाती है, और इंडियन ओशन में केवल 4% पाई जाती है। तो तीनों ओशंस में सबसे अधिक जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो तट है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अटलांटिक ओशन में, जो कितना है 13% है। ठीक है, और पैसिफिक ओशन नंबर 2 पर है और इंडियन ओशन की जो तट है वो उतने ज़्यादा नहीं है, कम तट वहाँ पर पाए जाते हैं।
ये था कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में, ठीक है, ढाल के बारे में। जब ये तट वाला पोर्शन आगे चला गया तो तट के बाद क्या स्टार्ट हो गई, ढाल, जिसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, जलमग्न तट तथा गहरे सागरी मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले भाग को क्या कहते हैं, हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं या मगन ढाल कहते हैं। मतलब गहरे सागर के बीच में और जो मगन तट है उसके बीच का जो क्षेत्र है जहां ढाल है उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। तो क्योंकि ये स्लोप है तो इसका एंगल और इसकी जो एंगल है, ढलान है, वो अधिक होगा। तो कितना है इसका, 3 से लेकर 5 डिग्री तक इसकी ढलान होती है। और यहाँ पर क्योंकि ये एक स्लोप है, जैसे कि आपको पता है, तो स्लोप के ऊपर कोई भी चीज टिक नहीं पाती है। जैसे कि मैंने बताया था कि तटों के ऊपर अवसाद निक्षेपित हो जाते हैं, अवसादों की मात्रा अधिक होती है, उसी प्रकार से जो स्लोप है, ढाल है, यहाँ पर अवसाद जो है वो निक्षेपित नहीं हो पाते हैं और अवसादों की मात्रा यहाँ पर नगण्य होती है और बहुत कम होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अवसाद की मात्रा कम होती है क्योंकि खड़े ढाल के कारण मलबा रुक नहीं पाता है। इसकी गहराई कितनी होती है, क्योंकि मगन तट के बाद है तो 200 से 3000 मीटर तक इसकी जो है वो गहराई पाई जाती है। सबसे अधिक ढलान जो है वो कौन से ओशन में पाए जाते हैं, तो अगेन वो अटलांटिक ओशन में ही पाए जाते हैं। अटलांटिक ओशन में इसका विस्तार जो है ढलानों का वो 12.4% है और पैसिफिक ओशन में 7% है, ठीक है। तो इस प्रकार से अटलांटिक ओशन में सबसे ज्यादा अधिक जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो पाई जाती है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, तट भी अटलांटिक ओशन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं थर्ड, गहरे सागरी मैदान। तो जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी के ऊपर मैदान पाए जाते हैं, सेम उसी प्रकार से ओशंस के अंदर भी मैदान पाए जाते हैं। उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, जो ये पृथ्वी के अंदर जो मैदान पाए जाते हैं उनका निर्माण नदियों के लाई गई तलछट के द्वारा, वो जब अवसाद जब निक्षेपित हो जाता है उसके द्वारा, और महासागरों के अंदर जब ज्वालामुखी फटते हैं, उनका जो लावा निकलता है उसके द्वारा, या भूकंप आते हैं उसके द्वारा, जो भी अवसाद वहां पर इकट्ठे होते हैं उसके कारण इन प्लेन्स का निर्माण होता है। तो डीप सी प्लेन्स के बारे में डिस्कस कर लें। यह नितल का सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ भाग है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जो ओशंस हैं वहां पर देखिए, जैसे मैंने स्लोप आपको बनाई, स्लोप के बाद बहुत सारे बड़े क्षेत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं, यह प्लेन्स और यह मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। यह 75% पर फैला है, तो 75% ओशंस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ये मैदान है, तो मैदान तो पाए जाते हैं, लेकिन ये मैदान बिल्कुल सपाट मैदान नहीं है जैसे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। ये मैदान थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मलबे और निक्षेप जो ज्वालामुखी के द्वारा होता है वो सब यहाँ पर निक्षेपित होता रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सपाट नहीं है, ये थोड़े बहुत ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक है। इनका विस्तार जो सबसे ज्यादा जो मैदान है वो कौन से ओशन में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं हमारे पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में 80.3% भाग पर ये मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा अटलांटिक ओशन में 54.9% और इंडियन ओशन में 80.1%, जो हमारा हिंद महासागर है वहां पर ये मैदान पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सबसे अधिक मैदान हुए पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में, ठीक है। अब क्योंकि ये मैदान है तो इनका ढाल क्या होगा, इनका ढाल मंद होता है और प्राय ये समतल होते हैं, ठीक है। पूरी तरह ये समतल नहीं होते किंतु ये उबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी का लावा, उनकी राख और जीव जंतुओं के अवशेष भी मिलते हैं। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मैदान है इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, वो जीव जैसे कि मछलियां हैं और भी जो जीव जो समुद्र में पाए जाते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनकी हड्डियों के जो अवशेष होते हैं वो इन्हीं मैदानों के ऊपर निक्षेपित होते रहते हैं, जिसके कारण उन मैदानों में मिलते रहते हैं और जिससे इन मैदानों का विस्तार होता रहता है, ठीक है। तो इस कारण से इनके अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैदानों के बाद और क्या पाया जाता है, ओशंस के अंदर, समुद्र के अंदर बहुत गहरी गहरी खाइयां, डीप्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीप्स और ट्रेंचेस बोलते हैं, ठीक है, गर्त जिन्हें हम बोलते हैं। तो विश्व में बहुत सारे गर्त पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विश्व में सबसे गहरा गर्त कौन से समुद्र में पाया जाता है, तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन निकल करके आता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जहां पर सबसे ज्यादा गहरे गर्त ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो उसका उत्तर भी वही होगा कि प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा अधिक गहरे गर्त पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं इन गर्तों का निर्माण किस प्रकार से होता है।
जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओशन डीप। ठीक है, तो महासागर सबसे गहरे भाग, महासागर का सबसे गहरा भाग जो है वो क्या होते हैं, ओशन डीप्स होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी के ऊपर गहरी खाइयां पाई जाती हैं, उसी प्रकार समुद्रों के अंदर भी गहरी खाइयां पाई जाती हैं, जिन्हें हम ओशन डीप कहते हैं। इन ओशन डीप्स का निर्माण किस प्रकार से होता है, पहले ये इनकी उत्पत्ति जो है वो भूकंपों के कारण और ज्वालामुखी उद्गार के कारण होती है। ठीक है, तो जो समुद्र के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, उनके कारण बहुत बड़े बड़े गर्त बन जाते हैं, जिसके कारण इनका निर्माण होता है। कुछ गर्त जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सबसे विश्व का सबसे गहरा गर्त जिसको हम बोलते हैं मरियाना ट्रेंच, ठीक है, जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जिसकी गहराई जो है वो 11,033 मीटर है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट को भी अगर इस गर्त के अंदर डुबो दिया जाए तो वो भी तब भी कुछ स्पेस जो है वो खाली रह जाएगा। तो इट मीन्स इतने गहरे गर्त हैं कि उसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी समा सकती है। तो इन गर्तों का निर्माण, इनके बारे में पढ़ते हैं। कुल 7% भाग पर जो समुद्र हैं उन पर ये गर्त पाए जाते हैं, और इनके ढाल, क्योंकि ये गर्त हैं तो इनके ढाल भी क्या होते हैं, खड़े होते हैं। ठीक है, खाई और गर्त ज्वालामुखी भूकंपीय क्रियाओं वाले क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती हैं, और इनकी उत्पत्ति एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण, भूगर्भिक हलचलों के कारण होती है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि विश्व का सबसे गहरा गर्त जो कौन सा है, वो है मरियाना ट्रेंच, और जिसकी गहराई जो है वो 11,033 मीटर है, जो कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर वो पाया जाता है। इसके अलावा एक और गर्त है जो बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है टोंगा ट्रेंच, जिसकी गहराई 10,842 मीटर है, और जो कहाँ पर पाया जाता है, जो पाया जाता है मध्य प्रशांत महासागर के अंदर पाया जाता है, मिड पैसिफिक ओशन के अंदर। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। ठीक है, तो सबसे गहरा गर्त जो है अटलांटिक ओशन का है प्यूर्टो रिको, जिसकी गहराई जो है वो 8,600 मीटर है। इसके अलावा इंडियन ओशन जो हिंद महासागर है, उसका गहरा गर्त कौन सा है, तो उसका नाम है जावा ट्रेंच। तो जावा ट्रेंच एक ऐसा गर्त है जो सबसे ज्यादा गहरा है और इंडियन ओशन में पाया जाता है, और जिसकी गहराई कितनी है, 4,000 किलोमीटर है। तो ये थे कुछ प्रमुख गर्त जो सभी महासागरों में, तीनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा विश्व में और भी बहुत सारे गर्त हैं, जिसके बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको इस टॉपिक से काफ़ी मदद मिलेगी, आपको समझ आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।